हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से मिल गए हैं एक बेहतरीन और लाजवाब सेशन के साथ। तो आइए मिलकर जो है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है वो आपकी रहने वाली है टॉप 25 एमसीक्यूज। टॉप 25 एमसीक्यूज जो है वो एक सीरीज हमने चला रखी है, ठीक है। उसी के ऊपर जो नेक्स्ट क्लास है वो आई है आज, ठीक है। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं 25 बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हर एक एसएससी एग्जाम के अंदर, या फिर ये कहूँ कि एसएससी नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको देखना है कि इसका आंसर मेरा ठीक है कि नहीं है, ठीक है, या फिर गलत है, ठीक है। तो उस बेस पे आपको खुद को भी क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि खुद की आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन जानकारी आपके लिए, CWC यानी कि क्लासरूम वाला कोर्स जो है वो अभी हमारी ऐप के ऊपर लाइव है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके, राइट स्मार्ट हिंदी ऐप को डाउनलोड करके और ये कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग जो है वो आपको आने वाली है। इसके अलावा अगर आप मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मैथ स्पेशल बैच भी आपका लाइव है, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और जीएस स्पेशल बैच है, ये भी लाइव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का जो स्पेशल बैच है वो भी आपका लाइव है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है, और क्लास को आप शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी जो है अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे पास ये रहा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? क्वेश्चन किया गया है क्रायोजेनिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद। देखिए क्रायोजेनिक एक नाम है जो कि आपको रिलेट करता है लो टेम्परेचर से, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा आज का अब जो रॉकेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी लेके आ रही है इंडिया, ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, यानी कि क्रायोजेनिक का मतलब है लो टेम्परेचर पे अगर स्टडी कर रहे हैं आप किस चीज़ की, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं अगर वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर आप, तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बहुत कम तापमान। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत कम तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी डिस्कवरी किसने की है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नाम आया आपका वो आया है फोटोन से। कहां से आया है? फोटोन से। और फोटोन क्या होते हैं? फोटोन होते हैं आपके पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको मैक्स प्लैंक ने क्वांटा बोला था, उसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था? फोटोन बोला था। और क्योंकि फोटोन की डिस्कवरी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। और इसकी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इसी खोज के लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरियां आपके प्रख्यात हैं, बहुत सारी थ्योरियां जो है वो आई थे, ठीक है। स्टार्टिंग में न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कार्पस्कुलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? कार्पस्कुलर थ्योरी, जो किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उसके बाद न्यूटन ने कहा था कि लाइट क्या है? कार्पस्कुलर होती है, यानी कि पार्टिकल की फॉर्म में होती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने वेव थ्योरी दी थी। क्या दी थी? वो वेव थ्योरी दी थी, और वो साइंटिस्ट थे आपके क्रिश्चियन ओरेस्टेड। क्या थे? क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है, सॉरी क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है, क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है। तो हाइगन ने क्या दी थी? हाइगन ने वेव थ्योरी दी थी। उसके बाद हाइगन ने यह भी कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे, मैक्सवेल, जिनका नाम क्या था? मैक्सवेल था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लाइट कोई मैकेनिकल वेव नहीं है, जबकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। उसके बाद मैक्स प्लैंक आए थे जिन्होंने क्वांटा बोला था लाइट को। क्या बोला था? क्वांटा बोला था कि लाइट जो है पैकेट्स के रूप में आती है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रूफ कर दिया बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि लाइट जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आती है हमारे पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्रिश्चियन हाइगन ने जो है वो ये थ्योरी दी थी आपकी, कौन सी? वेव थ्योरी। Which of the following electromagnetic wave can be detected using thermopile?
थर्मोपाइल की मदद से आप किस चीज को मेजर करते हैं, किस चीज को आप या किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोपाइल की हेल्प से आप किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी को कर सकते हैं? देखो ये थर्मो नाम जहां कहीं भी आए ना, ठीक है, ये थर्मो नाम जहां कहीं भी आए ये आपको रिलेट करवाता है किससे? हीट से। किससे रिलेट करवाता है? हीट से। और इंफ्रारेड जो आपकी वेव होती है इनको आप हीट वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, हीट वेव भी आप इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अवरक्त किरणों को जो है या फिर इंफ्रारेड रेज जो है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है किससे? थर्मोपाइल से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इनमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ठीक है, कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? नोट पूछा गया आपसे। ठीक है, और ये नोट नाम जो है ना स्पेशल एसएससी के एग्जाम्स के अंदर बड़े अक्षरों के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ताकि इसकी तरफ बच्चे जो है वो आसानी से इसके ऊपर नजर पहुंच जाए। कई बार क्या होता है कि नोट पढ़ते नहीं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ना है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव कौन सी होती है? जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते करते और वेव जो है वो इस प्रकार से आपकी चलती है, यानी कि तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आर रे कौन सी रे है? कैथोड रेज, इंफ्रारेड। ठीक है, कैथोड रे या फिर इंफ्रारेड रेज। आर रेज नहीं है, इसकी जगह लिखेंगे गामा रेज। क्या लिखेंगे? गामा रेज। क्या लिखेंगे? गामा रेज। तो यहां पर अगर कैथोड रे की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें कैथोड रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग के कारण यहाँ पे लिखा गया है आर रेज, बल्कि ये गामा रेज। खैर चलिए, अल्ट्रासोनिक साउंड आर साउंड दैट खालिस्तान फ्रीक्वेंसी, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर की साउंड होती है, 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर की साउंड होती है, इनको बोलते हैं आप अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अच्छा, अगर आपके 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, तो इसको बोलते हैं आप इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, क्या आएगा? बी ऑप्शन, यानी कि 25 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यहां पर अल्ट्रासोनिक साउंड जो आपको दे रखा है, ठीक है, वो आपकी इस रेंज के अंदर आएगी। ठीक है, 10K वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके बीच में पड़ती है, तो ये ऑडिबल है। ये भी आपकी 5 किलो हर्ट्ज वाले की बात करें तो ये इंफ्रासोनिक है। 3 किलो, सॉरी, ये भी आपकी ऑडिबल है, ये भी आप क्या है? ऑडिबल है। ठीक है, जबकि इंफ्रासोनिक यहां पर दे नहीं रखा है, अल्ट्रासोनिक यहां पर एक दे रखा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर 25 किलो हर्ट्ज दिया गया है, तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बोलेंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? देखिए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम बात करें तो साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकंड। किसके अंदर? एयर के अंदर। किसके अंदर होती है? एयर के अंदर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, ठीक है, तो साउंड की स्पीड जो है वो 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाती है अगर टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट होता है 1 डिग्री सेल्सियस का, तो 0.61 मीटर पर सेकंड क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये वाले ऑप्शन तो कैसे भी नहीं बन सकते। ठीक है, क्या बन सकता है आपका? 343 बन सकता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर साउंड की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड है, 343 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर? नॉट एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, कौन सा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं है?
तो नहीं कौन सा है, ग्लास की बात करें तो इंसुलेटर है, गोल्ड की बात करें, देखो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड क्या है, एक मेटल है और मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकती है। यहाँ पर कांच की बात करें, रबड़ की बात करें या हीरे की बात करें तो ये क्या है, ये आपके इंसुलेटर है, ये आपके क्या है, इंसुलेटर है। जबकि गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड को ओरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरम बोलते हैं। एयू इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका सिंबल क्या होता है, एयू, एयू लिया गया है ओरम से, ठीक है। तो एयू इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन, इमिटेड बाय द सन, यानी कि सन के द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। अब बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा डाउट रहता है, कोई कहता है येलो होता है, कोई कहता है रेड होता है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सन से जो लाइट आपके पास आती है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है जी व्हाइट। कैसे होता है, व्हाइट कलर की लाइट होती है। और इस व्हाइट कलर के अंदर जो आप व्हाइट लाइट आपकी होती है, ठीक है, वो व्हाइट लाइट के अंदर आपकी, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं आपके, जिसको आप विबग्योर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, और विबग्योर से लिखते हैं, ठीक है, विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर इस व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं। लेकिन स्कैटरिंग के कारण कई बार क्या होता है, सुबह और शाम के टाइम जो है सन हमें रेड कलर का नजर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट का कलर रेड है, ठीक है, वो स्कैटरिंग के कारण आपको नजर आता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इज नोन एज, यानी कि कुछ कोई आपका मीडियम है, मान लीजिए उसके अंदर छोटे छोटे आपके पार्टिकल हैं और उसके द्वारा लाइट का क्या किया जाता है, स्कैटरिंग किया जाता है, लाइट का क्या किया जाता है, स्कैटरिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इस इफेक्ट को आप बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट किसके बेस पे काम करता है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके बेस पे काम करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 2 मिरर है, मान लीजिए आपके पास कितने मिरर हैं, 2 मिरर हैं, इनको किसी एंगल पे इंक्लाइन किया गया है, ठीक है। एक ये प्लेन मिरर है आपके पास मान लीजिए, और एक ये वाला प्लेन मिरर आपके पास है मान लीजिए, इनको आप थीटा एंगल पे क्या किया गया है, इंक्लाइन किया गया है। तो इसके अंदर अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दें हम यहाँ पर, तो उसके कितने इमेज बनेंगे, ये डिपेंड करता है इस थीटा के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कितने इमेज बनेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू बनेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा, 360 डिवाइड बाय थीटा। अगर ये आ गया ओड, अगर क्या आ गया, ओड आ गया, फिर तो सही है, फिर तो यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर ये n क्या आ गया, इवन आ गया, अगर n क्या आ गया, इवन आ गया, तो हमारा जो आंसर बनेगा उसमें क्या करेंगे हम, n-1 कर देंगे, n- क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एंगल दिया गया, 120 दिया गया, तो n इज इक्वल टू अगर निकालें हम तो क्या बनेगा, 360 डिवाइड बाय 120, 360 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 कट गया आपका, 12 चौके कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4, आंसर क्या आ रहा है, 4, ठीक है, 12×3=36, सॉरी 12×3=36, ठीक है। तो ये ओडी आ रहा है तो ओडी लिख देंगे, ठीक है, ओड आ रहा है तो ओड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओड आ रहा है, अगर इवन आता तो जैसे मान लीजिए 90 डिग्री पे कहता, ये n इज इक्वल टू 90 डिग्री पे कहता, तो मान लीजिए 360 डिवाइड बाय क्या हो जाता, 90 डिवाइड बाय क्या हो जाता, 90, ठीक है, 9 चौके 36, तो ये कितना आता, 4 आता। लेकिन फिर भी हमारा आंसर जो आता वो क्या था, वो 3 ही आता, आंसर क्या आता हमारा, 3 ही आता, ठीक है। हम आंसर कितना करते, 3 ही करते। इस केस में भी 3 ही करना है, इस केस में भी, क्योंकि ओड आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, इवन आ रहा है तो n में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की, ठीक है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपका दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत के अंदर ये बात की गई थी कि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती है, ठीक है। ए पेरिस्कोप यूज,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए पेरिस्कोप यूज। एक पेरिस्कोप जो है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपका पेरिस्कोप कहां पर यूज किया जाता है। पेरिस्कोप यूज किया जाता है आपके सबमरीन्स के अंदर। कहां पे यूज किया जाता है? सबमरीन्स के अंदर, ठीक है। सबमरीन्स के अंदर पानी की सतह के ऊपर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए आप किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं पनडुब्बियों के अंदर। और किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ये? इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, ठीक है, जेड शेप का। इस शेप का होता है, जेड शेप का इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर यहां पर क्या लगा दिया जाता है? एक प्लेन मिरर, ठीक है। और एक प्लेन मिरर यहां पर लगा दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और यहां से आंखें लगाकर अगर इसको देखते हैं हम, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इतना सिरा जो है पानी के बाहर रहता है इसका, ठीक है। इतना सिरा क्या रहता है? पानी के बाहर रहता है इसका, ठीक है। तो ये क्या रहता है? सबमरीन के अंदर रहता है, ठीक है। तो आप यहां पर बैठे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट देखना है बाहर का, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी, फिर यहां पर बनेगी और फिर आपकी आंखों में बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा। तो यही यूज है आपके किसका? पेरिस्कोप का। और पेरिस्कोप के अंदर क्या यूज किया हमने? 2 प्लेन मिरर का यूज किया। अगर एंगल आपसे पूछ ले तो एंगल होता है 45 डिग्री। एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। ये भी क्या रखना है साथ में ध्यान रखना। ये जो मिरर आपके लगाए जाते हैं 45 डिग्री के एंगल पे लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर के अंदर लाइट का स्प्लिट करना क्या कहलाता है? लाइट जो है, आपने ऐसा देखा होगा कि लाइट जो है वो स्प्लिट कर जाती है आपकी 7 कलर के अंदर। 7 कलर के अंदर क्या कर जाती है? स्प्लिट कर जाती है जब वो आपकी प्रिज्म से पास होती है। प्रिज्म से पास होती है तो लाइट 7 कलर के अंदर क्या कर जाती है? स्प्लिट कर जाती है, जिसको आप बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण, या सिंपली आप विक्षेपण बोल सकते हैं। सिंपली क्या बोल सकते हैं? विक्षेपण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसके द्वारा ये आपका किया जाता है? प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। एक आपने सुना होगा रेनबो। रेनबो जो आपका बनता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण ही बनता है, ठीक है। रेनबो, या जिसको आप क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये इंद्रधनुष जो आपका बनता है वो किसके कारण बनता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण ही बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइट जो है वो 7 कलर के अंदर टूट जाती है। 7 कलर कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, ठीक है। वही कौन से होते हैं? विबग्योर आपके होते हैं, ठीक है। तो जो लाइट के कलर होते हैं, लाइट 7 कलरों से मिलके बनती है, ठीक है। लाइट का कलर कैसा होता है? व्हाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वायर यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको बनाना है तो इस वायर के पास कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी उसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनमें से देखते हैं। इट मेल्ट्स क्विकली, इट डज नॉट मेल्ट क्विकली, इट इज बैड कंडक्टर। भाई बैड कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती है। इट डज नॉट मेल्ट क्विकली, अगर क्विकली मेल्ट नहीं करेगा तो ये सर्किट ब्रेक नहीं कर सकता है, तो ये भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी बच गई, इट मेल्ट क्विकली, ठीक है। देखिए फ्यूज वायर का जब भी आप यूज करेंगे, फ्यूज वायर, ठीक है, फ्यूज जब भी आप यूज करते हो तो उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जल्दी से आपकी पिघल जाए, जल्दी से आपकी गल जाए। दूसरी बात उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। उस वायर का रेजिस्टेंस जो है हाई होना चाहिए। तीसरी बात लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। लो क्या होनी चाहिए? रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? लो होती है, जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। अब रेजिस्टिविटी अगर लो होती है तो रेजिस्टेंस हाई कैसे हो जाएगा? तो वायर को हम क्या कर देंगे? पतला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पतला बनाएंगे। पतली वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 3 क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वह शीघ्र ही पिघल जाता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूज वायर की हो जाएगी आपकी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ रेनबो हैज शॉर्टर वेवलेंथ। जो रेनबो के कलर है वही, रेनबो के अंदर कौन कौन से कलर मैंने आपको बताए? विबग्योर। कौन से बताए? विबग्योर, ठीक है। तो ये विबग्योर जो है ये रेनबो के कलर है, ठीक है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो लैम्डा क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी। क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ऐसे चलेंगे तो लैम्डा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे लैम्डा क्या करेगी? डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज करती है और ऐसे क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम अगर बात करें तो वो किसका होता है? वो होता है रेड का। कैसा? किसका होता है? रेड का। और अगर लैम्डा मिनिमम की बात करें,
तो वो होता है वॉयलेट का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, वॉयलेट, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, सबसे क्या होती है, कम होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये बाकी बीच में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रेड की होती है, उसके बाद ऑरेंज की, उसके बाद येलो की, उसके बाद ग्रीन की, उसके बाद ब्लू की, उसके बाद इंडिगो की, उसके बाद सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, बैंगनी की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, फ्यूज वायर जो है वो किस अलॉय के बनाए जाते हैं, फ्यूज वायर जो है वो किस अलॉय के बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके अलॉय के बनाए जाते हैं भाई, अलॉय, पहली बात तो अलॉय क्या होता है, अलॉय दो मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल, ठीक है, उसका क्या होता है, मिश्रण होता है, उसका क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अलॉय के अंदर कम से कम एक मेटल तो होनी जरूरी है, कम से कम एक मेटल तो उसके अंदर होनी चाहिए, तभी अलॉय बनेगा, अदरवाइज अलॉय नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक मेटल होनी चाहिए, दूसरी आपकी मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर दो मेटल एक नॉन मेटल हो सकती है, या फिर तीन मेटल हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक मेटल कम से कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो किस किस का अलॉय है, अभी फ्यूज वायर बनाने के लिए आप जो अलॉय का यूज करते हैं वो अलॉय होता है टिन और लेड का। किसका होता है, टिन और लेड का अलॉय यूज करते हैं, टिन और लेड का क्या करते हैं, अलॉय यूज करते हैं, टिन और लेड, टिन और लेड। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम इज वॉच, भाई ओम के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया है, ओम के बारे में पूछा गया। ठीक है, आपने ओम्स लॉ सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, ओम्स लॉ सुना होगा। ओम ने एक नियम दिया था, ओम ने क्या दिया था, एक नियम दिया था। ठीक है, ओम्स लॉ के नाम से क्या हुआ, वो फेमस हुआ, ओम्स लॉ के नाम से क्या हुआ, वो फेमस हुआ। ठीक है, वो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये सबने सुन रखा है, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, क्या रेजिस्टेंस ऑफ वायर है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ देने वाले जो साइंटिस्ट थे आपके, जॉर्ज साइमन ओम, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर आ चुका है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट थे ये जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। ठीक है, फिर से आपसे पूछा गया नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा नहीं है, मरकरी यहां पर नहीं है, मैग्नीज नहीं है, आयरन नहीं है, एबोनाइट नहीं है। भाई सीधी सी बात है, मरकरी की बात करें, मैग्नीज की बात करें, आयरन की बात करें, तीनों क्या है, मेटल हैं, तीनों क्या है, मेटल हैं। ठीक है, मरकरी की बात करें तो एकमात्र लिक्विड मेटल है ये, एकमात्र क्या है, लिक्विड मेटल है ये। ठीक है, तो मरकरी जो है वो कंडक्ट कर सकती है, मैग्नीज भी कंडक्ट कर सकता है और आयरन भी कंडक्ट कर सकता है, जबकि एबोनाइट जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, एबोनाइट जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन के द्वारा क्या चीज का जो है आविष्कार किया गया, किस चीज का इन्वेंशन किया गया थॉमस एडिसन के द्वारा, या क्या चीज डिस्कवर की गई थॉमस एडिसन के द्वारा। थॉमस एडिसन नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, आपके घर में जो रोशनी होती है ना, ठीक है, उसके पीछे एक ही व्यक्ति थे, कौन, थॉमस एडिसन। कौन थे, थॉमस एडिसन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, अच्छे से इस चीज को क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया था। ठीक है, काइट एक्सपेरिमेंट से, ये भी थोड़ा सा क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रख लेंगे अगर रह जाए तो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी किसको श्रेय जाता है, उसका उसको जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी को। ठीक है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस चीज का बनाया जाता है, किस चीज से इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो मेटल आप यूज करते हैं वो है आपकी टंगस्टन, जिसका सिंबल आता है W, जिसको वाल्फेरम भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वाल्फेरम भी बोलते हैं। ठीक है, टंगस्टन किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। 3422 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाती है। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, टंगस्टन क्या होगी, टंगस्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल,
ट्रेडिशनल बैटरी जो है, आप घर के अंदर जो बैटरी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, सामान्य बैटरी जो दैनिक लाइफ में आप यूज़ करते हैं, घर में इन्वर्टर बैटरी सबके लगा हुआ है, ठीक है, तो वो बैटरी जो है उसके अंदर जो लिक्विड आपका डाला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा केमिकल है, वो कौन सा केमिकल होता है, ये आपसे पूछा गया। कौन सा होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या फिर एथेनॉल होता है, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज। बैटरी एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? बैटरी एसिड भी बोलते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं किंग ऑफ एसिड? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल यूज होने वाला लिक्विड है, ठीक है, या फिर एसिड है, वो कौन सा है? वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इसको एसिडों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, एक होता है अम्ल राज, एक होता है अम्लों का राजा, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अम्ल राज बोलते हैं एक्वा रिजिया को। किसको बोलते हैं? एक्वा रिजिया को, ठीक है। इन कंटेस्ट ऑफ LED, व्हाट डज D स्टैंड फॉर? D जो है वो किस बात के लिए यहाँ पर आया गया है? LED के अंदर D नाम जो है वो किसके लिए आया गया है? LED की फुल फॉर्म मैंने आपको बहुत बार बताई है। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, और यहाँ पर D जो नाम आया है वो किसके लिए आया है? डायोड के लिए। D नाम जो है वो किसके लिए? डायोड के लिए। आप कमेंट करके मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि LED के अंदर कौन सी गैस का यूज किया जाता है? LED के अंदर कौन सी गैस जो है उसका यूज किया जाता है? कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएंगे कि कौन सी गैस का यूज किया जाता है LED के अंदर, ठीक है। बल्ब के अंदर आर्गन का यूज किया जाता है, ये तो सभी को पता है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स। कोई भी गर्म जो वस्तु है वो आपको गर्म लगती है, सीधी सी बात है। अगर कोई गर्म वस्तु है उसके पास में भी आप जाते हो तो भी आपको गर्म लगती है वो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां से कोई रेडिएशन आ रही है, वहां से क्या आ रही है? कोई रेडिएशन आ रही है, ठीक है। तो रेडिएशन वो कौन सी होती है? वो होती है इंफ्रारेड रेज। कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज, ठीक है, अवरक्त प्रकाश। इसके कारण आपको हीट फील होती है। क्या फील होती है? हीट फील होती है। हीट जो आपको फील होती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे? याद रखेंगे। इसको डिटेक्ट करने के लिए आप थर्मोपाइल का यूज कर सकते हैं, वो जो कि क्वेश्चन नंबर पहले में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन। विच मेटल यूज्ड एज सील्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सील्ड के रूप में कौन सी मेटल का यहां पर यूज किया जाता है? कौन सी मेटल का यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर बात करें सील्ड के रूप में कौन सी का यूज किया जाता है, तो यहां पर आपको एल्यूमिनियम दिया नहीं गया ऑप्शन के अंदर। एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है, लेड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जितने दिए गए हैं वो आपका आंसर क्या बनेंगे? लेड बनेंगे। क्या बनेंगे? लेड बनेंगे, ठीक है। भाई जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है, तो यहां पर कौन सी रेज निकलती है? गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, ठीक है, ऐसी रेज निकलती है। प्लस में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जो कि किसी भी दीवार को क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन लेड जो आपका है, लेड क्या करता है? लेड गामा रेज को उस रिएक्टर से बाहर नहीं आने देता, ठीक है। भाई न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनाया जाता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर की दीवारें जब बनाई जाती है, ठीक है, तो दीवारें जब बनाई जाती है तो वो कुछ पार्ट के अंदर बनाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम लगा दिया, एल्यूमिनियम क्या करेगी? बीटा रेज को रोक लेगी ये, ठीक है, बीटा रेज जो है उसको बाहर नहीं आने देगी। उसके बाद ये लेड लगा दिया। क्या लगा दिया? लेड लगा दिया। अब लेड लगाने से क्या होगा कि गामा रेज बाहर नहीं आएंगी, ठीक है। और फिर आपका क्या किया जाता है? कंक्रीट की वॉल होती है। क्या होती है? कंक्रीट की वॉल होती है। ये न्यूट्रॉन को बाहर नहीं आने देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं आएंगी, ताकि बाहर एनवायरनमेंट को कोई खतरा ना हो इससे, ठीक है। तो शील्ड के रूप में कौन सी धातु का यूज किया जाता है? कौन सी मेटल का यहाँ पर यूज किया जाता है? लेड का यूज किया जाता है, ठीक है। लेड का यूज किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको पता भी चल गया है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। फिलहाल जो है हम क्या कर रहे हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और बेहतरीन और शानदार सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और प्लस में अपने दोस्तों के पास क्या कर देंगे? शेयर भी कर देंगे, ठीक है। जरूर शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसे लगी है, ठीक है। हम मिलते हैं किसी एक और वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।